नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। उत्तर वैदिक काल आज का हमारा विषय रहेगा। हम इससे पहले के वीडियो में पूर्व वैदिक काल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल का जो समय था, पूरा जो वैदिक काल था वो हमने आपको बताया था कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक का था। इसमें 1500 से 1000 बीसी तक का था, वो पूर्व वैदिक काल हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से 600 बीसी यानी ईसा पूर्व तक का काल था, वो उत्तर वैदिक का काल था। पूर्व वैदिक काल के अंदर हमने काफ़ी बातें पढ़ी थी, जैसे कि सप्त सैंधव प्रदेश में उस समय के जो आर्य लोग थे वो रहते थे। उनका केंद्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्यों ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक अपने केंद्र को प्रसारित कर लिया था, यानी वहाँ तक ये लोग रहने लग गए थे। तो उत्तर वैदिक काल का जो विस्तार था वो गंगा यमुना दोआब तक हो चुका था। 600 बीसी तक आते आते यह जो प्रसार था, ये सदा नीरा नदी, जो कि वर्तमान बिहार में जो गंडक नदी है उसका प्राचीन नाम आपको मैंने बताया था कि सदा नीरा है। तो वहाँ तक ये इनका प्रसार हो चुका था। आर्यों का जो केंद्र था वो वहाँ तक पहुँच चुका था। आर्यों ने कौशल, विदेह, अंग आदि इन सभी राज्यों से वो लोग परिचित थे, लेकिन मगध और अंग वो उनके क्षेत्र से बाहर थे। अब बात करते हैं हम शतपथ ब्राह्मण नामक एक जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके अनुसार एक विदेक माधव नामक कोई व्यक्ति वो अग्नि को धारण करके गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर बड़ा, हर वस्तु को वो रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को जलाते हुए जा रहा था। लेकिन सदा नीरा तक जाते जाते उसकी आग थी वो शांत हो गई, सदा नीरा नदी को वो पार नहीं कर सका। इसका तात्पर्य ये निकाला जाता है कि आर्यों का जो प्रसार था वो सदा नीरा नदी तक पहुंच चुका था। अब ऋग्वैदिक कालीन जो जन थे वो अब एक दूसरे के साथ मिलकर जनपद बनने लग गए थे, जनपद कहलाने शुरू हो गए थे। जो जन थे वो अब मिलकर जनपद कहलाने लगे थे। जैसे कि पुरु और भरत मिलकर कुरु नाम का जनपद बन चुका था। तुर्बुश और क्रीवी नामक दो जो जन थे वो मिलकर पांचाल बन चुके थे। पहले हमने पढ़ा था कि जो यहाँ के कबीले थे उनके जन बने हुए थे, तो वो अब दो जन या 2 से 3 जन मिलकर एक जनपद बना रहे थे। कुरु, पंचाल ऐसे नए जनपद उस समय इनका उदय हुआ था। अब उत्तर वैदिक काल के अंदर सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषदों का, आर्यणकों का, इनका जो लेखन काल था वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है। हमने अब जो आर्थिक जीवन पूर्व वैदिक काल का पढ़ा था, तो अब हम उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंदर अगर बात करें तो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि हो गया था। पहले जो पूर्व वैदिक काल का था वो पशुपालन था, हमने पढ़ा था पशुपालन था, लेकिन यहाँ इनका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था, क्योंकि इनके जिंदगी में स्थायित्व आ चुका था। एक जगह रहकर इन्होंने अच्छे से कृषि करना सीख लिया था। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इन्होंने लोहे का जो हल था वो चलाना सीख लिया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था, उसमें जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई, इन चारों जो खेती की क्रियाएं हैं इनके बारे में विस्तार से बातें बताई गई है। एक काठक संहिता जो ग्रंथ है उसमें 24 बैलों वाले हल का भी जिक्र किया गया है। हल को हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में शायद, तो लांगल कहते हैं, हल को लांगल कहा जाता था। मुख्य फसलें जो कि ऋग्वैदिक काल में यव थी, यव यानी जौ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल की ये जो मुख्य फसल है वो गेहूं, जिसे गोधूम कहा जाता था, गोधूम कहा जाता था, और धान जिसे ब्रीही कहा गया है। यजुर्वेद में ब्रीही के नाम से इसका जिक्र है धान का। ये दोनों मुख्य फसलें हो चुकी थी। इनके अलावा भी मूंग, मसूर, ये सब फसलें थी, ये भी उगाई जाती थी। तैत्तिरीय उपनिषद जो उपनिषद ग्रंथ है उसमें अन्न को ब्रह्म कहा गया है, तथा यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। ये भी याद करने लायक है कि वैसे तो इसे लांगल कहा जाता था हल को, लेकिन यजुर्वेद के अंदर हल को सीर कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, सीर क्या है।
अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवेन्य नामक जो एक मनुष्य था उसने हल और कृषि कार्यों को जन्म दिया था। ये अथर्ववेद में बताया गया है। तो यहाँ पर अथर्ववेद से हमें कृषि के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि पृथुवेन्य नामक ये जो था इसने हल और कृषि कार्यों को जन्म दिया, इसीलिए इस पृथुवेन्यु को कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। पृथुवेन्य को कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। इस काल के जो आर्य थे उन्होंने लोहे और तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, टीन, सीसा आदि धातुओं से ये लोग परिचित थे। यहाँ अगर बात करें तो पहले जो ज़्यादा काम तांबे से होते थे, उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे का प्रयोग काफ़ी बड़ी संख्या में शुरू हो गया था, बड़ी प्रचुर मात्रा में शुरू हो गया था। लोहे के हल इन्होंने बना लिए थे जिससे इनकी फसलों का उत्पादन था वो बढ़ गया था। स्थायी रूप से कृषि इन्होंने करना शुरू कर दिया था। पहले जब पूर्व वैदिक काल में पशुपालन मुख्य धंधा था, लेकिन अब कृषि हो गया था। श्याम अयस्क का व्यापक प्रयोग, यानी श्याम अयस्क क्या है? श्याम अयस्क है लोहा। लोहे को श्याम अयस्क नाम से जाना जाता था। चांदी का जो प्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। शतमान थी वो चांदी की मुद्रा थी। यहाँ शतमान थी वो चांदी की मुद्रा थी। और निष्क जो निष्क थी वो पहले हमने इसे आभूषण पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में। आभूषण और विनिमय की एक विनिमय में प्रयोग किया जाता था। यहाँ निष्क आभूषण के साथ साथ ये सोने की मुद्रा भी थी और ये वस्तु विनिमय में प्रयोग में लाया जाता था। सोने की मुद्रा बन गई थी, निष्क थी। वहाँ ऋग्वैदिक काल में आभूषण था और विनिमय की वस्तु थी, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में निष्क सोने की मुद्रा और इसके साथ साथ ये शतमान और निष्क थी, ये माप की इकाइयाँ भी जानी गई है उत्तर वैदिक काल में। अब हम बात करते हैं पुरुष मेध सूक्त में। जो पुरुष मेध सूक्त है इसके अंदर अनेक शिल्पों का वर्णन किया गया है, जिसमें चर्मकार है, रथकार है, सुनार है, लोहार है, सबका वर्णन है। सभी शिल्पकारों का वर्णन है वो पुरुष मेध सूक्त में किया हुआ है। व्यापारिक श्रेणी का जो प्रधान होता था, व्यापारिक श्रेणियां बनी हुई थी, अलग अलग व्यापारियों की अलग अलग श्रेणियां थी। उनका जो प्रधान सेठ या श्रेष्ठी कहलाता था। ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसको कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर वैश्य को अनैश्य बलीकृत कहा गया है। वैश्य को अनैश्य बलीकृत, वैश्य को अनैश्य बलीकृत, वैश्य अनैश्य बलीकृत कहा गया है। महाजनी प्रथा का जो प्रथम उल्लेख है वो भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सूदखोर को कुसीदन कहा गया है। सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें काफ़ी सारी जानकारियां हमें मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें जो इसका आर्यों का केंद्र है वो आगे बढ़ता हुआ पता लगता है कि पूर्व दिशा की ओर ये आगे बढ़ गए थे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में खेती से संबंधित बातें हमें पता लगती है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वैश्य को क्या कहा गया है? अन्यश्य बलीकृत कहा गया है। महाजनी प्रथा का पता लगता है, प्रथम उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सूदखोर को कुसीदन कहा गया है। अब तैत्तिरीय संहिता है, इसमें ऋण को कुसीद कहा गया है। ऋण को कुसीद कहा गया है। माप की इकाइयों की अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने बताया था, निष्क है वो सोने की मुद्रा और माप की इकाई थी। शतमान चांदी की मुद्रा और माप की इकाई थी। इसी प्रकार पाद और कृष्णल ये भी माप की इकाइयाँ थी। और उसके अलावा छोटी इकाइयों में रत्तिका और गुंजा ये भी छोटी माप की छोटी इकाइयाँ थी। अब हम बात करते हैं मृद भांड संस्कृति की। मृद भांड संस्कृति भारतीय जो प्राचीन इतिहास रहा है उसमें एक विशेषता रही है। अलग अलग काल की जो मृद भांड संस्कृति थी वो अलग अलग थी। तो उत्तर वैदिक काल में हमें 4 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। काले रंग के, लाल रंग के, काले और लाल रंग के, और एक चित्रित धूसर। तो अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग था वो लाल मृद भांड का होता था। लाल मृद भांड का होता था। और जो इनके प्रमुख विशेषता है मृद भांड संस्कृति की अगर बात करें हम उत्तर वैदिक काल की, तो वो चित्रित धूसर मृद भांड है, वो इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है।
कुरु भगवानपुर क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा नामक एक जगह है, वहां से ये चित्रित दूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मृदभांड संस्कृतियों की मैं अलग अलग आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मृदभांड संस्कृति पर प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में अलग से कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। गैरिक मृदभांड है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। उसके बाद कृष्ण लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड ये काले और लाल मृदभांड का ही दूसरा नाम है, कृष्ण लोहित मृदभांड। ये लोहित कृष्ण लोहित मृदभांड है, ये ऋग्वेद में लिखा गया है, ये ऋग्वेदिक कालीन मृदभांड है। ऋग्वेदिक काल के जो मृदभांडों की विशेषता है वो कृष्ण लोहित मृदभांड है, काले और लाल मृदभांड है। और चित्रित धूसर मृदभांड है वो उत्तर वैदिक काल के हैं। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है, ये मौर्य काल के आसपास के लगभग के मृदभांड सभ्यता या संस्कृति से कह सकते हैं, उस समय की संस्कृति रही है। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल था वो 1000 BC से 600 BC तक का जो काल था उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अगर वैदिक काल की बात करें तो वो 1500 BC से लगभग 600 BC तक के आसपास का जो काल था उसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ऋग्वेदिक काल के पहले वीडियो में आपको बना के अपलोड कर चुका हूँ, आपने देख भी लिए होंगे। वो 1500 BC से 1000 BC तक था। और उत्तर वैदिक काल है वो 1000 BC से 600 BC तक है। जो पूर्व वैदिक काल था वो क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश तक था। और लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें गंगा यमुना दो अब तक इनका विस्तार, आर्यों का विस्तार हो चुका था। आर्य कौन थे हम ये पढ़ चुके हैं पहले। 600 BC तक आते आते ये सदा नीरा नदी जो कि वर्तमान बिहार की गंडक नदी है, बिहार की गंडक नदी का क्षेत्र है, वहाँ तक ये लोग अपना केंद्र का जो प्रसार था वहाँ तक कर चुके थे। कौशल, विदेय, अंग आदि राज्यों से ये परिचित थे। मगध और अंग क्षेत्र थे वो इनके बाहर थे, इनके क्षेत्र से बाहर थे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार विदेय माधव और अग्नि को धारण करके गौतम और राहुगण के साथ पूर्व की ओर सब कुछ जलाते हुए बढ़ रहा था, लेकिन सदा नीरा तक आकर उसकी जो अग्नि थी वो खत्म हो गई, सदा नीरा को नहीं जला सकी। सदा नीरा ने उसकी अग्नि को समाप्त कर दिया। इससे तात्पर्य ये लगाया जाता है कि सदा नीरा से आगे तक आर्य नहीं पहुंच सके थे। ऋग्वेदिक कालीन जो जन थे वो अब एक दूसरे के अंदर मिलकर नए जनपद बन गए थे। नए जनपदों में एक पुरु और भरत मिलकर कुरु नाम से जनपद बन गया था, कुरु जनपद बन गया था। और तुर्वश और क्रीवी मिलकर पांचाल जनपद बन गए थे। इस प्रकार से अब जनपदों का उदय हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आर्यणक ये सब कुछ लिखे गए थे। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में ऋग्वेद काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। उसकी जगह अब इन लोगों ने स्थायी रूप से रहकर कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और इनका प्रमुख व्यवसाय था वो उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों जो चीज़ें होती है, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, इन चारों क्रियाओं का वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पता लगता है। काठक संहिता में 24 बैलों वाले एक हल जिसे कि लांगल कहा जाता है उसके बारे में उल्लेख मिलता है हमें। इनकी मुख्य फसलें अब यव ना रहकर, यव यानी जो था, जो कि अब गेहूँ यानी जो कि गोधूम, और ब्रीही जो कि धान है, ये बन गए थे। यजुर्वेद में धान को ब्रीही कहा गया है। यजुर्वेद में इस बात का जिक्र है कि ब्रीही नामक फसल का ये से परिचित थे। ब्रीही यजुर्वेद में लिखा हुआ है, धान का नाम है ये। और गेहूं को गोधूम कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म और यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है, ये भी याद रखने लायक है। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल और कृषि के कार्यों को जन्म दिया। पृथुवैन्य को कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता कहा गया है। इस काल के आर्य लोहे व तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, टिन, सीसा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे, लेकिन अब इन्होंने लोहे का तांबे के स्थान पर लोहे का अधिक प्रयोग, श्याम अयस्क का अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया था। चांदी का प्रथम उल्लेख
अथर्ववेद में मिलता है, चांदी से ये लोग परिचित थे। और शतमान नामक चांदी का सिक्का, सिक्का नहीं कहेंगे इसे, चांदी की मुद्रा और निष्क सोने की मुद्रा थी। निष्क यहाँ पर, निष्क और शतमान ये माप की इकाइयाँ भी थी। रतिका और गुंजा थी वो सबसे छोटी इकाइयाँ थी। इसके अलावा पाद और कृष्णल ये भी माप की इकाइयाँ थी। कृष्णल यहाँ का शायद बाठ था कोई। पुरुष मेद सूक्त में अनेक शिल्पों का वर्णन है, जिसमें कुम्हार, चर्मकार, लोहार, सुनार, ये सब रथकार, ये सब शिल्पकारों का वर्णन है, वो पुरुष मेद सूक्त में मिलता है। व्यापारिक श्रेणी का प्रधान था वो श्रेष्ठी कहलाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में श्रेष्ठी लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से में और क्या जानकारियाँ मिलती है, जो वैश्य था उसको निश्चय बलिकृत कहा गया है। महाजनी प्रथा का जो प्रथम उल्लेख है वो भी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से पता लगता है। सूदखोर को कुसीदन, ये भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। तैत्रीय संहिता है, उसमें ऋण को कुसीद का नाम दिया गया है। इसका मतलब ये सब प्रक्रियाएं उस समय में मौजूद थी। माप की इकाइयाँ निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद, इसके अलावा छोटी इकाइयों में रतिका और गुंजा, ये बात हो चुकी है। मृदभांड संस्कृतियाँ आपको याद करनी है। 4 मृदभांड संस्कृतियाँ अलग अलग काल की। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन थी, वो गैरिक मृदभांड थी। ऋग्वेदिक कालीन थी, वो कृष्ण लोहित मृदभांड या काले लाल मृदभांड थे। और उत्तर वैदिक काल थे वो चित्रित धूसर मृदभांड थे। और मौर्य काल के आसपास का जो काल था उसमें उत्तरी काले चमकीले मृदभांड थे। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, काले, लाल, काले और लाल तथा चित्रित धूसर। तो इनकी प्रमुख विशेषता चित्रित धूसर है, और जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता था वो लाल रंग का मृदभांड था। कुरुक्षेत्र के पास भगवानपुरा नामक स्थान पर जो चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, इनके धार्मिक जीवन के बारे में आदि, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।